चैप्टर स्टार्ट कर रखा है चार्ज ऑफ जीएसटी रिवर्स चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं अपने पास, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज तो लो की वो सिचुएशन होती है जहां पर सप्लायर क्या करता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवाता है, वाइल रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज लो की वो सिचुएशन होती है जहां पर रिसिपिएंट गवर्नमेंट को क्या करता है, जीएसटी जमा करवाता है। रिवर्स चार्ज की सेक्शन है सेक्शन 9(3) रेड विथ सेक्शन 9(4). वहां पर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई करे कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर आती हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपकी बेटा गुड्स वाइंड अप करवा दी थी। सर्टेन गुड्स हैं जो रिवर्स चार्ज में आती हैं। सबसे पहले कैश्यू नट्स, नंबर 2 बीडी रैपर लीव्स पॉपुलरली नोन एज तेंदू, नंबर 3 टोबैको लीव्स, नंबर 4 आपका सिल्क यार्न, नंबर 5 आपका रॉ कॉटन, नंबर 6 सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 7 ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स सेकंड हैंड गुड्स सप्लाई बाय गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, और लास्ट था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। केवल ये आपके 7 या 8 केसेस हैं गुड्स के, 8 हो गए जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होते हैं। रिसिपिएंट इनके ऊपर क्या करता है, जीएसटी जमा करवाता है। तो आज मुझे सर्विसेज का रिवर्स चार्ज स्टार्ट करना है। सर्विसेज की लिस्ट बहुत बड़ी है कि कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाई हुई है अंडर रिवर्स चार्ज। तो हेडिंग है अपनी आज की सर्विसेज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Notified services are covered under RCM। और जो RCM में नहीं होता याद हो, सब बाय डिफॉल्ट FCM में होता है। समझाया था ना बेटा कि FCM की कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। RCM में जो नहीं आते वो सब बाय डिफॉल्ट FCM में आते हैं। सर्विसेज नोटिफाइड हुई हैं CGST एक्ट की नोटिफिकेशन नंबर, NN का मतलब नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 है, वाइल IGST एक्ट की इसमें भी नोटिफिकेशन इशू हुई है, इसका नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 है। नोटिफिकेशन पढ़नी आपको आती है, इसको अगर पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं, 2017 में नोटिफिकेशन आई थी, 2017 में और भी आई होंगी, इसका नंबर 13 है। ऐसे IGST एक्ट में ये नोटिफिकेशन 2017 में आई थी, 2017 में और भी आई होंगी, इसका नंबर क्या है, 10। तो इससे पहले मैं सर्विसेज की लिस्ट स्टार्ट करूं, इसमें बार बार दो वर्ड यूज होते हैं, टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है सेक्शन 2 के अंदर, टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी सेक्शन 2 क्लॉज 109 वो टेरिटरी जिसपे जीएसटी के प्रोविजन लगते हैं, यानी कि होल ऑफ इंडिया, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो जहां जहां जीएसटी के प्रोविजन लगते हैं उस टेरिटरी को नाम दिया टैक्सेबल टेरिटरी। तो उल्टा बोलो, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होंगी, टेरिटरी विच इज नॉट टैक्सेबल टेरिटरी। जो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है वो क्या हो जाएंगी, आपकी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होंगी, यानी कि आउटसाइड इंडिया। तो अगर डेफिनेशन लिखें, ये वर्ड बार बार यूज होते हैं, टैक्सेबल टेरिटरी टीटी, एब्रीविएशन बना लेना टीटी। सेक्शन 2 क्लॉज 109 टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स, कोशिश करो, द टेरिटरी on which GST provision would be applied, to which provision of this act shall apply। और अगर रिवाइज कर रहे हो तो बता सकते हो ये सेक्शन कौन से एक्ट की होगी, तो CGST एक्ट। कुछ ना बोलूं तो बेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता था, CGST एक्ट। तो टीटी मीन्स टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई। तो करेक्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं अपने नॉलेज के लिए टीटी, क्या मैं लिख सकता हूं होल ऑफ इंडिया, हाँ जी, है ना। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं डेफिनेशन बेटा, इसमें बार बार वर्ड यूज होगा कि रिसिपिएंट जो है वो टीटी का होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी का, तभी रिवर्स चार्ज होता है।
कई जगह लिखा मिलेगा ये, तो इसलिए पहले डेफिनेशन से ही फेमिलियर हो जाए। एंटिटी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सेक्शन 2 क्लॉज 79 ऑफ CGST एक्ट क्या हो जाएगा? एंटिटी मीन्स टेरिटरी, एंटिटी मीन्स टेरिटरी which is provision of outside this the scope of TT। हाँ जी भाई जो TT नहीं है वो एंटिटी है, हाँ जी सर। है ना? तो एक तो दो डेफिनेशन भी खत्म हो गई अपनी, और थोड़ा पर्पस भी ये सॉल्व हो गया कि साहब आपका ये बार बार वर्ड यूज होते हैं कि रिसिपिएंट कहाँ का, प्रोवाइडर कहाँ का। जनरली इसमें जो जनरली क्या लिखा ही है हर जगह कि रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी का, इंडिया का। करूं स्टार्ट? सर ये आउटसाइड सर, दैट के बाद क्या लिखा है? आउटसाइड द स्कोप ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी। तो वेरियस सर्विसेज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले सर्विस नंबर 1 ले रहा हूं। 2020 से इसमें मेजर अमेंडमेंट भी है, ऐसे नंबरिंग कर देंगे हर सर्विस की, ठीक है ना, ताकि हाँ रिवीजन जी। के टाइम अपने को आसानी रहे। सर्विस नंबर 1 डायग्राम फॉर्म में लिखते हैं, जो चेंज है इसमें 2020 से। सर्विस प्रोवाइडर ये है डायरेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर ये है डायरेक्टर। ये किसको अपनी सर्विसेज दे रहा होगा? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट कौन होगा? रेंडर्ड सर्विसेज टू नो डाउट सर्विस रिसिपिएंट। डायरेक्टर किसको सर्विस देंगे? शेयर होल्डर्स। अपनी कंपनी को शेयर होल्डर को सर्विस देंगे, नालायक। चुप रहो। या बॉडी कॉर्पोरेट को। हाँ जी हाँ जी। जैसे SBI में भी डायरेक्टर हैं, RBI में लेटेस्ट से डायरेक्टर हैं। अब वो कंपनी नहीं है पर बॉडी कॉर्पोरेट है। एम्स कंपनी जी, थोड़ी ना, सर। एम्स बेटा, पर डायरेक्टर तो वहां पर भी है साहब। वो क्या है? आपके बॉडी कॉर्पोरेट। तो आपका एक ये बॉडी कॉर्पोरेट कहां पर होनी चाहिए? लोकेटेड इन TT। अब समझ में आ गया ना TT की क्या रेलेवेंस है? रिसिपिएंट कहां का होना चाहिए? TT का। तो सच सर्विसेज आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। Who will pay GST? Who will pay GST? सर रेसिपिएंट करेगा, रेसिपिएंट कंपनी, मींस का या बॉडी कॉर्पोरेट। will pay GST। और एक Okay, चीज याद sir. रखनी है बेटा, इससे पहले इसका डिटेल एनालिसिस लूं। रिवर्स चार्ज वाली GST जब भी जमा होती है, कैश में जमा होती है। हाँ जी, हाँ जी। ITC पड़ा होगा पर यूज नहीं करने देंगे। रिवर्स चार्ज वाला जब भी कभी आपका टैक्स जमा होता है, कैश में जमा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ITC यूज नहीं कर सकते। और हाँ, जमा करने के बाद जब आपने कैश में जमा करवा दिया तो जितना जमा कराया फिर फ्यूचर में आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। डायरेक्टर ने सर्विसेज दी बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को, 1 लाख रुपए की वैल्यू मान लेते हैं। रेट ऑफ GST मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 18% है। तो 1 लाख का 18%, 18,000 कौन जमा करवाएगा? ये गवर्नमेंट को, कंपनी। तो जब जमा करवाने की बात आएगी तब तो ये जमा होगा कैश में। 1 लाख का 18% मेरे एग्जाम्पल में 18,000 जब ये जमा करवाएंगे उस टाइम तो जमा होगा बेटा ये कैश में। हाँ, जमा करवाने के बाद में कंपनी इसका ITC क्या कर सकती है? क्लेम कर सकती है, क्योंकि है तो ये भी इनवर्ड सप्लाई। हाँ जी और हाँ हर इनवर्ड सप्लाई के क्या मिलते हैं? ITC अलाउड होते हैं, इंक्लूडिंग RCM। जी सर। तो दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत कर जाना। ऑल्दो चैप्टर में इसकी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ये पढ़ाना है कि सर्विसेज कौन कौन सी RCM में आती है, पर नॉलेज फिर भी रहनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
एक तो आरसीएम वाला टैक्स जब भी जमा होगा वो केवल और केवल किससे जमा होगा? कैश से। लेजर से। आप आईटीसी क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, कैश से जमा करवा दिया फिर बाद में आपको उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी अलाउड हो जाएगा। फिलहाल ये सर्विस समझ में आ गई। डायरेक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहा है, रिसिपिएंट को टैक्सेबल टेरिटरी में है, देन इन दैट केस चार्जेबल टू जीएसटी आरसीएम लगेगा। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट विल पे जीएसटी। अब यहां एक दो कॉन्सेप्ट पे एम्फेसिस लेना चाहूंगा। एक सेक्शन 7 है रेड विद, आप लिख रहे हैं एक चीज, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में जीएसटी नहीं लगता। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, डबल ई का मतलब एम्प्लॉय, ओ आर का मतलब एम्प्लॉयर। सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर shall not treated as supply। अकॉर्डिंगली सप्लाई ही नहीं है तो क्या होगा? थोड़ा पार्टिसिपेट करो। जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ। नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। यानी कि मैं बोल सकता हूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर जीएसटी नहीं है। अब एक्सपर्ट कंपनी लोग हैं बेटा, आप मुझे बताएं डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है या नहीं? होता है सर। यस सर। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो फिर याद रखना जीएसटी ही नहीं लगेगा, आरसीएम का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। ओके। है ना? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा ना किस कॉन्टेक्स्ट में ले जाना चाह रहा हूं मैं आपको? यस सर। भाई लॉ में लिखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर जीएसटी नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठा डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं? क्या कहते हैं? एम्प्लॉय है सर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब आपके एम्प्लॉय होते हैं। यस। हाँ जी। सैलरी चैप्टर भी याद आ रहा हो, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी आते हैं, जी सर। ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय है तो मैं लिख सकता हूं इनकी सर्विसेज नॉट चार्ज। नो चार्जेबल टू जीएसटी। और जब जीएसटी ही नहीं लगेगा तो आरसीएम या एफसीएम का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। हाँ जी। यस। क्लियर? और अगर हम बात करें कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है, कोई नॉमिनी डायरेक्टर है, कंपनी लॉ में अगर पढ़े हो, कोई आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये आपके एम्प्लॉय नहीं है, ये आपके एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है तो मैं बोल सकता हूं देयर सर्विसेज चार्जेबल टू जीएसटी। यस सर। चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी। और जीएसटी किस पे लगेगा? एफसीएम आरसीएम? आरसीएम। कवर्ड अंडर आरसीएम। आरसीएम का मतलब हु विल पे जीएसटी? रिसिपिएंट। सर्विसेज। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विल पे जीएसटी। तो नोटिफिकेशन ने वर्ड यूज करा है डायरेक्टर, पर इम्प्लाइड है उसमें होल टाइम डायरेक्टर नहीं आएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आएंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर किसी टाइप का कोई जीएसटी ही नहीं है। तो ये कौन से डायरेक्टर की बात कर रहा होगा?
ये पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये इनकी क्या चल रही है साहब, बात चल रही होगी, क्योंकि इनकी सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में नहीं मानी जाती, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है देन चार्जेबल टू जीएसटी, अनकवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। RCM। ठीक है। हाँ जी। अब होता क्या था, एक सर्कुलर, क्या अमेंडमेंट आई है इसमें 2020 से, एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर, ये है एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड। इस चैप्टर में अमेंडमेंट ही केवल एक है मेजर 2020 में, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो ये है 140/10/2020। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2020 में ये सर्कुलर आया था, 2020 में और भी आए होंगे, इसका नंबर 10, और जब से ये एक्ट बना है इसका नंबर 140। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। 2020 में ये सर्कुलर आया था, 2020 में और भी आए होंगे, इसका नंबर है 10, और जब से एक्ट बना है तब से इसका नंबर है 140। ओके सर। ओके। ठीक। अब मेरी बात हाँ ध्यान जी। से सुनना, थोड़ा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से लेता हूं, और सर्कुलर ने भी उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर किया। टेक द एग्जांपल ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको एक तो मिलती है मंथली सैलरी, और एक ये मीटिंग अटेंड करते हैं उसके लिए मिलती है इनको सिटिंग फीस। या कुछ अदर कंसीडरेशन भी। हाँ जी। इनकम टैक्स थोड़ा सा ले रहा हूं, फिर मैं इस पे जोड़ूंगा आपको। सर जो ये मंथली सैलरी है ये जाती है अंडर द हेड सैलरी, इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ जी। और जो डायरेक्टर ने ये सीटिंग फी मिल रही है या कोई अदर कंसिडरेशन है, ये जाती है अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्सेज। कंपनी उसको टीडीएस काट के पेमेंट करती है, सैलरी वाला टीडीएस जो कटता है वो कटता है सेक्शन 192 में, और जो ये सीटिंग फी और बाकी कंसिडरेशन के टीडीएस कटते हैं ये कटता है 194 में। अब बार बार इंडस्ट्री के सामने दिक्कत ये आ रही थी, दो स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब विचारधारा। होल टाइम डायरेक्टर हमेशा ही इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, या इस वाले पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे चार्ज होना चाहिए। याद करो ना, सैलरी हेड में केवल वही इनकम आती है वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हाँ जी। थोड़ा सा इनकम टैक्स याद करना पड़ेगा। सैलरी हेड में वही इनकम आती है वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यस सर। अगर आपका कंसिडरेशन है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सैलरी में ना आके या तो पीजीबीपी में जाती थी या जाती थी आपकी अंडर द हेड अदर सोर्स। तो इशू ये आ रहा था, इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, कुछ तो ये बोलते थे कि होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये है एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय है तो इसको हमेशा ही जीएसटी के दायरे से बाहर रखो। वाइल कुछ स्कूल ऑफ थॉट का मतलब बेटा विचारधारा, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते थे कि केवल ये वाला पोर्शन बाहर रखो जो सैलरी हेड में जा रहा है, जो सैलरी हेड में ही नहीं जा रहा उसके ऊपर तो जीएसटी क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 140/10/2020। आपके क्या ओपिनियन है, पहले आपकी ओपिनियन लूं। खाली दिक्कत समझ में आ गई। दो विचारधाराएं क्या थी, पहली विचारधारा, पहला स्कूल ऑफ थॉट, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या माने जाएं, हमेशा ही एम्प्लॉय ट्रीट किए जाएं। जब हमेशा ही एम्प्लॉय ट्रीट होते हैं तो इनका सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज ना हो। वाइल सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, डिपार्टमेंट ये कहता था भाई जो सैलरी वाला पोर्शन है इसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। जो सैलरी वाला पोर्शन ही नहीं है, बुक्स में खुद ही आप दिखा रहे हो 194 में टीडीएस काट रहे हो, एसएससी खुद ही उसका टीडीएस कौन सी सेक्शन में काट रहे हैं, 194 में। इसके ऊपर जीएसटी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। एक्सपर्ट महापंडित मेरे सामने बैठे हैं,
आपकी क्या ओपिनियन है? एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर कभी भी जीएसटी नहीं, या इस वाले पोर्शन पे जीएसटी नहीं, इस वाले पोर्शन पे मंथली GST मंथली चार्ज हो? सैलरी में जीएसटी ना हो, सिटिंग फी और अदर कंसिडरेशन। Yes, sir. एग्जैक्टली यही डिफाइन हुआ है, इस सर्कुलर ने एग्जैक्टली यही चीज डिफाइन करी है। अगर डायरेक्टर को जो भी आप पे कर रहे हैं वो 192 टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, सैलरी में जा रहा है वो, तो उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। वाइल इसके अलावा अगर आपने कुछ और दिया जिसका टीडीएस सेक्शन 194 में आता है, इसके ऊपर 194 जे में आता है, वो जीएसटी के दायरे में आएगा एंड कवर्ड अंडर आरसीएम। ओके सर। Yes, sir. हाँ जी। लिखवा दूं? Yes, sir. सर्कुलर नंबर लिख लो डायग्राम फॉर्म में, 140/2020। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, which are declared as salary. In books of account, कंपनी उसको सैलरी दिखा रही है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन विच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ subject to TDS जी सर। under section, अंडर सेक्शन 190। highlight the word, this one, highlight the word, this one. क्या आंसर होगा? कोशिश करो। नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। शेड्यूल 3 लग जाएगा। हाँ जी। Yes, sir. जब शेड्यूल 3 पढ़ाऊंगा फिर ये कहानी रिपीट होगी बेटा, है ना? और शेड्यूल 3 हाँ लगने का मतलब क्या होता है? Not chargeable. नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। इधर आ जाओ सेकंड में, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन which are declared as other services on PGBC. which is declared separately. Other than salary in books of account of कंपनी। कंपनी उसको क्या दिखा रही है अगर अपनी बुक्स में? Other than salary. अदर देन सैलरी एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन Under section 194J. देन इन दैट केस, Schedule. इस केस में आंसर क्या होगा? ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई मानी जाएगी ये। हाँ जी, हाँ जी। और सर शेड्यूल 3 भी तो अप्लाई नहीं होगा। सप्लाई अगर मानी जाएगी तो आपका साहब चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी, और अगर जीएसटी लगेगा तो किस में आएगा? आरसीएम, एफसीएम, आरसीएम। कवर्ड अंडर आरसीएम। आरसीएम का मतलब हु विल पे जीएसटी? सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस Recipient. रेसिपिएंट विल पे जीएसटी। तो 2020 से पहले जो जनरली क्राइटेरिया रहता था, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बाय डिफॉल्ट ही बच जाते थे, इनको एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट होते थे, अकॉर्डिंगली नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। पर 2020 से अब लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर कर दी,
ये कह रहे हैं होल टाइम पार्ट टाइम क्राइटेरिया मत रखो, इससे कंफ्यूजन होगी। क्राइटेरिया ये रखो कंपनी अपने बुक्स में क्या दिखा रही है। कंपनी अपने बुक्स में अगर सैलरी दिखाती है तो वो TDS 192 में काट रही होगी, तो उसको तो GST के दायरे से बाहर रखा। कंपनी अपने बुक्स में अगर कंसिडरेशन को अदर देन सैलरी दिखाती है जिसका TDS 194J में काटती है तो वो ट्रीटेड एज सप्लाई माना जाएगा। फिर बच्चे की इनोसेंट क्वेरी होती है, सर टैक्स बचाने के लिए फिर तो हो सकता है कंपनी ये दिखा दे, हाँ जी हाँ जी ये सोच रहा था मैं। है ना। GST बचाने के लिए फिर तो कंपनी क्या दिखा दे सर, सैलरी Salary। दिखा दे। तभी तो बेटा ऑडिट होते हैं, पकड़ लेंगे हम लोग। हम भी तो बैठे हैं। यस सर। हाँ जी हाँ जी ऑडिट सर। रिपोर्ट में क्वालिफाई हो जाएगी, लिस्टेड कंपनी हो, शेयर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। जी सर जी। इधर बैठे हैं, उधर ROC सर के ऊपर बैठा है, वहां पर भी तो जाती है बेटा एनुअल रिटर्न। यस सर। हाँ जी ठीक, हाँ तो जी। दिमाग में अगर कुछ इस टाइप का आ जाए, खुरापाती दिमाग है ना, हम इंडियन है, नेगेटिव पहले पकड़ लेते हैं हम कि सर हमारे दिमाग में एक मेल प्रैक्टिस आ रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट तो कंपनी ने ही बनानी है, यस सर। सैलरी दिखा दो, सारा का हाँ सारा जी। क्या दिखा दो बेटा, सैलरी दिखा दो ना, ऑडिटर पकड़ लेगा। यस सर। चलो, ये पहली सर्विसेज अपनी बेटा कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी, इसका रिवर्स चार्ज लगता है। क्रक्स ऑफ द मैटर, डायरेक्टर अगर उसको जो भी रिम्यूनरेशन है सैलरी हेड में आ रहा है जिसके ऊपर TDS कट रहा है अंडर सेक्शन 192, तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन शेड्यूल 3 माना जाएगा आपका साहब, GST नहीं लगेगा। वाइल कंपनी अपने बुक्स में अगर अदर देन सैलरी दिखाती है जिसके ऊपर वो TDS 192 में ना काट के 194J में काटती है, ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई है, अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू GST, RCM शैल अप्लाई। इस चैप्टर में एक ये अमेंडमेंट है 2020 में, बाकी चैप्टर तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, पढ़ेंगे सारा। अमेंडमेंट केवल इस डायरेक्टर वाले पॉइंट में। एक दो क्वेश्चन कराऊं, यस सर। जी सर। एग्जाम्पल लिखो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लिखो एक, मैं CA CS CMA इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन या RTP वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको सारे, ठीक है ना बेटा। यस सर। हाँ जी हाँ जी सर। उसमें क्वेश्चन क्या था ध्यान देना, अमन is a whole time director। तो 2020 से पहले तो हम सीधा ही आंसर क्या देते थे, होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय है, Not GST नॉट applicable। अप्लाई। अब नहीं, अब तो हम बुक्स में चेक करेंगे कि बुक्स में सैलरी दिखा रहा है कंपनी या अदर देन सैलरी में, ठीक है ना बेटा। यस सर। अमन इज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड। सैलरी इज 1 लाख पर मंथ। बिसाइड, इसके अलावा ही गेट्स सीटिंग फी, बोर्ड मीटिंग के लिए मिलती है ना, हाँ जी। यस। फॉर बोर्ड मीटिंग। अमाउंट ऑफ सीटिंग फी rupee, let us say 20,000। find out GST liability of Aman and PQR Limited। आप कोशिश करेंगे। एज्यूम रेट ऑफ GST, सर्विस का रेट ही कितना परसेंट है वैसे, सर्विस का रेट आइडिया नहीं, 18%। फट्टे मारो। अब यहां दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो सैलरी नजर आ रही है 1 लाख रुपए महीना, और दूसरा सीटिंग फी नजर आ रही है
सिटिंग फी में लगेगा 18%। पहले तो ये बताओ मंथली सैलरी पे लगेगा? No, sir. नहीं, नहीं, मंथली सैलरी है Yes. और बुक्स ऑफ अकाउंट में ही सीधा सैलरी नजर आ रहा है, तो सैलरी वाले पोर्शन पे आपका क्या नहीं होता साहब? जीएसटी अप्लाई नहीं होता। वाइल सीटिंग फी अदर देन सैलरी है, सीटिंग फी अदर देन सैलरी है, और अदर देन सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा साहब आपका? चार्जेबल टू जीएसटी अमन देगा या पीक्यूआर लिमिटेड देगी? PQ वाले मन में देगा। रिवर्स चार्ज है मेरे बच्चे। PQ वाले हाँ जी, हाँ PQR जी सर, हाँ जी। इसी पे अगर दिक्कत हो तो आप डायग्राम फॉर्म में बना लो ना। क्या नाम है इसका? अमन किसको सर्विसेज दे रहा है? PQ वाले में PQR लिमिटेड को। recipient पीक्यूआर क्या कर रही है? एक तो इसको मंथली सैलरी दे रही है, हाँ जी, और क्या दे रही है? सिटिंग फी दे रही है। benefits मंथली सैलरी मंथली Schedule सैलरी 3? है 1 लाख। हाँ जी, अमाउंट लिखते रहना। नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। वाइल सीटिंग फी, वाइल सप्लाई, सीटिंग फी सप्लाई सर्कुलर नंबर 140/10/2020। 140 को हटाओ, 10/2020 कर लो। ओके, सर्कुलर नंबर 10/20। आज के टाइम ये क्या चीज है बेटा? treated as with GST। चार्जेबल टू GST तो जीएसटी लायबिलिटी कितने की थी? सीटिंग फी सिटिंग फी है 20। 20,000 20,000। हाँ जी, उसका 18% कौन पे करेगा? PQ वाले रिवर्स चार्ज है ना, पेड बाय। recipient PQ लिमिटेड और जब पे करना होगा तो आईटीसी यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आगे तक के चैप्टर भी पढ़ा दूं ना मैं। जब पे करना हाँ जी, होगा तो कैश के थ्रू ही पे होगा, ये आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आप पे करने के बाद इस 3600 रुपए का पीक्यूआर को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई के आईटीसी मिल जाते हैं। यस सर तो रिवर्स चार्ज में आप कह सकते हो काम बढ़ गया, पहले तो पे करो, कैश में पे करो, फिर जो पे कर दिया उसके बाद उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। और पे कब तक होता है ये? नेक्स्ट मंथ के 20। अगले महीने की 20 तारीख तक। वो तो जो भी टैक्स लायबिलिटी हो, चाहे फॉरवर्ड वाली हो चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो, नॉर्मल तरीके से अगले महीने की 20 तारीख तक पे कर दो। अगर नहीं पे कर पाते तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम शैल अप्लाई। ओके सर। कोई इश्यू? नो सर। तो 2020 से पहले ना होल टाइम डायरेक्टर देखते ही सीधा प्राइमा फेसी क्या आंसर आ जाता था? नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। यस अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब तो ये देखेंगे जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो सैलरी है या अदर देन सैलरी है। सैलरी है तो जीएसटी नहीं, अदर देन सैलरी है तो आपका क्या हो जाएगा साहब? जीएसटी चार्ज हो जाएगा, आरसीएम लगेगा। ओके सर। ठीक। हाँ जी। एक क्वेश्चन और सीए की आरटीपी से है, रिविजनरी टेस्ट पेपर। कमेंट हु इज लायबल टू पे जीएसटी। कमेंट हु इज लायबल टू पे जीएसटी। Number 1, Managing Director. Providing services. To Infosys Limited. कंपनी इन इंडिया। और कुछ नहीं लिखा आगे, बस ये लिखा है, ठीक है ना? ओके सर। सेकंड, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर प्रोवाइडिंग
services to PQ Limited are listed Indian company. Third, Mr. Vivek Goyal, comma, director of A to Z Private Limited, receive seating fee of rupee 1 lakh for attending board meeting. अब ये ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो क्या आंसर दें? सीए आरटीपी से है बेटा, ये आपका 2019 की। आंसर देना शुरू करो। सर पहले फर्स्ट वाला तो चार्जेबल जीएसटी। मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, और आगे कुछ ना बोले तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता। आगे कुछ नहीं बोल रहा ना कि सीटिंग फी है, सैलरी है, क्या है, Yes, sir. उसने तो खाली ये बोला बस मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं बेटा? ट्रीटेड एज एम्प्लॉय यस सर। हाँ जी लिखवा के आया था ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय, एंड देयर इज नो जीएसटी ऑन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। याद है? यस सर। तो बस कमेंट हाँ जी। पास करना बेटा, कमेंट पास कर दो। मैनेजिंग डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज एन, बोला करो, she's as मैनेजिंग employed डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, यस एंड देयर इज नो चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी ऑन employer employee relationship. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कहाँ लिखा है बेटा ये? Schedule 3rd पहले में कोई दिक्कत? बिल्कुल आराम से चलेंगे। नो सर। सेकंड, सेकंड कौन सा डायरेक्टर है बेटा? nominee director नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। यस सर। अगर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर? जीएसटी चार्ज होगा, यस सर। है ना? एम्प्लॉय ही नहीं है तो इनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। रिलैक्सेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को है ना बेटा, यस सर। और नॉमिनी डायरेक्टर तो एम्प्लॉय नहीं होता, तो इनकी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। और जीएसटी चार्ज होगा तो मैं बोल सकता हूँ कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। and यस सर। वेरी गुड। कंपनी देगी। तो नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। Accordingly, services of nominee director treated as supply chargeable to yes under under RCM mechanism. and So who will pay GST? service certificate PQ Limited. क्वेश्चन में है ना?
Yes, sir. हाँ जी। अगला बताओ। तीसरे में लिखा है मिस्टर विवेक गोयल। ये नहीं लिखा कि फुल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, खाली डायरेक्टर लिखा है। विवेक गोयल केवल क्या लिखा है बेटा, डायरेक्टर। वो होल टाइम भी हो सकता है, वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, पर इसको मिल क्या रही है? सिटिंग फी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सैलरी में नहीं आता। हाँ जी। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये किस में आता है? अदर देन सैलरी। तो तो आज के टाइम क्या हो GST. जाएगा बेटा? सर्कुलर नंबर 10/2020 Yes, sir. यस सर। चार्जेबल टू जीएसटी। जीएसटी। चार्जेबल टू जीएसटी। तो लिखो, करेक्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं। सीटिंग फी is not a part of salary and is subject to TDS under section 194J 194J and therefore shall be liable to GST and therefore shall be liable to GST under RCM। किसने बोला? सर्कुलर नंबर 10/2020। सर एक बार ये वाली लाइन रिपीट कर दो, 194J के आगे। and therefore shall be liable to GST and therefore shall be liable to GST under RCM सर्कुलर नंबर 10/2020। तो पहली सर्विस मेरी तरफ से कंप्लीटली वाइंड अप हुई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर, मेजर अमेंडमेंट है 2020 से, एग्जाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है। ओके सर। एक बार ही स्लाइड ऊपर कर दीजिए, सेकंड पॉइंट नोट करना है।